हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th। हम इसको लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं गाइस। इसमें कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा अगर आपने उनको नहीं देखा है। और कंटिन्यूएशन में इसको देखते रहिएगा, लगातार इसको निरंतरता से इसको देखते रहिएगा, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाए। क्लास 6th की एनसीईआरटी हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी ज्योग्राफी की, और ये हम क्लास 7th की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी की। ये बहुत ज़रूरी है, इनको आप लगातार कवर करते रहिएगा। मैं बताना चाहूँगा साथ साथ में कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, सारी पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया, तो आप आगे आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं सभी की तैयारी कर पाएंगे। डेली करंट अफेयर्स की जो पेड पीडीएफ मिल रही है, आप उनको भी ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और हमने कल देखा था कि किस तरह से समुद्र की वेव्स काम करती हैं और अलग अलग स्थाकृतियाँ बनाती हैं जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। आज हमें पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है बर्फ़ का क्या काम होता है, ग्लेशियर्स किस तरह से चीज़ें बनाते हैं, आज हम वो देखते हैं। तो ग्लेशियर्स क्या हैं अपने आप में? ग्लेशियर्स बर्फ़ की नदियाँ हैं अपने आप में, हम ये कह सकते हैं। तो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप। यानी ग्लेशियर्स भी एक ऐसी चीज़ होती है जो लैंडस्केप का अपरदन करती है, उसको इरोड करती है, यानी उसको ख़त्म करती है। बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। यानी कि जब बाद में जब ग्लेशियर चला जाता है, मान लेते हैं कि कहीं से ग्लेशियर चला है, मूव किया है, तो उससे उसकी जो मिट्टी है और पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, वो भी वहाँ से चल जाएंगे। और बाद में एक नीचे जो उसकी नीचे की जो मिट्टी है, सॉइल की जो नीचे की मिट्टी रॉक है, वो क्या हो जाएगी? वो एक्सपोज हो जाएगी। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होलोज देयर। वहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत गहरे गहरे गड्ढे कर देते हैं। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। फिर ग्लेशियर्स बाद में जब पिघलते हैं, उन गड्ढों में पानी भर जाता है, बाद में वो बहुत सुंदर लेक बन जाते हैं पहाड़ों पे। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर, जैसे कि छोटे बड़े पत्थर होते हैं, सैंड है, सिल्ट है, वो सब डिपॉजिट हो जाता है। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं। यानी कि वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं क्या हो जाती हैं? जम जाती हैं। नेक्स्ट आता है हवा का क्या काम होता है। देखिए, हवा जिस तरह से किसी भी चीज़ का काम अपर्दन भी होता है और निक्षेपण भी होता है, यानी कि इरोजन भी होता है, डिपोजिशन भी होता है, लाइक वाइज हवा का काम भी ऐसे ही है कि वो कुछ पत्थरों को इरोड करती है और कहीं पे उस पत्थर का जो मटेरियल है कहीं और जाके उसको डिपॉजिट कर देती है। एक एक्टिव एजेंट है इरोजन का और डिपोजिशन का इन द डेजर्ट्स इज विंड। यानी कि विंड का जो काम है, जो प्रमुखता विंड का जो हमें काम देखने को मिलता है, वो दिखता है रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। तो डेजर्ट्स में अगर हमें एक मशरूम रॉक देखने को मिलता है, वो कुछ मशरूम रॉक इस तरह से होता है, इस तरह से वो हमें मशरूम रॉक देखने के लिए मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऊपर का हिस्सा तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ये बीच का हिस्सा बहुत छोटा होगा। तो ये छोटा क्यों हो पाया है बीच का हिस्सा? ये बीच का हिस्सा छोटा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जब बहुत लगातार बहुत तेज़ गति से हवा चलती रही, तो इस हवा ने इस पोर्शन को कम करना शुरू कर दिया। अभी ये हज़ारों लाखों साल की प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल में 20 साल में देखने को मिल जाएगा कि एक मशरूम रॉक पूरा टूट गया या पूरा ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होगा, हज़ारों साल में ऐसा होगा कि हवा चलती रहेगी और किसी पर्टिकुलर जगह से वहाँ से जो मिट्टी है वो या वहाँ से जो पत्थर है वो टूटता चला जाएगा, जिसके वजह से वहाँ की मोटाई कम होती चली जाएगी। तो ऊपर की मोटाई ज़्यादा रह जाएगी, नीचे कम रह जाएगा, तो ये अपने आप में मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। इसी वजह से इसको मशरूम रॉक कहते हैं। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। तो विंड जो है वो जो नीचे का हिस्सा है उसको ज़्यादा इरोड करता है, उसको उसका जो अपरदन है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू ऊपर वाले हिस्से से। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। इसलिए इसका जो बेस है वो तो छोटा रह गया और जो इसका अपर का पोर्शन है वो बड़ा हो गया। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another। जब विंड चलती है तो वो क्या करती है? पहले तो वो किसी पत्थर को तोड़ देगी, बाद में सैंड को लिफ्ट करेगी और दूसरी जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगी और कहीं और जगह जाके उसको डिपॉजिट कर देगी।
तो व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स। और बाद में इसको जब हवा चलनी थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएगी, हवा बंद हो जाएगी चलनी, तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी को नीचे छोड़ देगी। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और बाद में क्या बन जाएंगे, उससे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances। सिंपल सी बात है, अगर जो धूल के कण होंगे, सैंड के जो कण हैं वो बहुत छोटे होंगे, बहुत हल्के होंगे, तो वो बहुत लंबी दूरी तय कर लेंगे। और अगर वो भारी होंगे तो जल्दी नीचे गिर जाएंगे। When such sand is deposited in large areas, it is called loess। तो जो बहुत ही फाइन सैंड होती है, जो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसको हम लॉयस बोलते हैं। और ये लॉयस हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है कहाँ पे, चाइना के अंदर। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लॉस इज़ फाउंड इन चाइना, क्योंकि चाइना का काफ़ी हिस्सा जो है डेजर्ट में आता है। गोबी डेजर्ट है, तकलामाकन डेजर्ट्स है, तो ऐसा करके कई सारे डेजर्ट्स आपको चाइना के अंदर मिलेंगे। तो वहाँ पे लॉस मिलती है, और ये लॉस सॉइल जो है ये आपको चाइना के बहुत बड़े हिस्से में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 आता है वायु के ऊपर, हवा के ऊपर। तो हवा के बारे में पढ़ते हैं। आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सिंपल सी बात है, अब तक तो हमें समझ में आ चुका है, हमें कई बार पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वी है उसको चारों तरफ से एटमॉस्फेयर ने घेरा हुआ है, जिसके वजह से तापमान एक बैलेंस्ड तापमान रहता है धरती पे। ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। और जो एटमॉस्फेयर है वो हमें वो हवा देता है जो हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी है, और साथ साथ जो सूरज की हार्मफुल किरणें हैं, बहुत ही डेंजरस जो किरणें हैं इंसानों के लिए, दूसरे जानवरों के लिए, उससे हमको बचाती है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग अ डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग अ नाइट। और अगर ये कहा जा रहा है कि अगर मान लेते हैं ये एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या होता। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हम सूरज की गर्मी से भुन जाते। वह कहना ये था कि बेड हो जाते, यानी कि बिल्कुल एकदम पक जाते, और जो रात को ठंडा होता है उससे जम जाते। अगर आप मून पे जाएंगे तो मून पे कुछ ऐसी ही स्थिति है चंद्रमा पे, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा ही होता है कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, 400 500 600 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। रात का कहने का मतलब ये है कि जब सूरज की रोशनी वहाँ पे नहीं बढ़ती चंद्रमा पे। तो चंद्रमा पे जिस टाइम पे, जिस हिस्से पे चंद्रमा की सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, -100 -150। और जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, 300 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है एटमॉस्फेयर का ना होना। धरती पे एटमॉस्फेयर है तो इसकी वजह से धरती पे तापमान की एक जो क्वांटिटी है वो लगभग एक रेंज में रहती है, कि मान लेते हैं अगर टेम्परेचर आज के टाइम पे 22 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में चल रहा है, तो वो लगभग इसी बीच में चलता रहेगा। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो यही मास ऑफ एयर है, यानी कि वो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, कि जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से धरती पे जीवन संभव हो पाया है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है? जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, उसके वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जिसके वजह से जो गर्माई है वो बनी रहती है धरती के अंदर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में थी, तो इसने काम अपना चला लिया। लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इन्वायरमेंट में बढ़ रही है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह वो सब कुछ जला रहे हैं, तो इसको जलाने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निकल रही है, उसके वजह से प्रकृति का जो बैलेंस था अपना में, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो अब ये क्योंकि चीज़ों को, धरती को गर्म रखती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। यानी कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो, जिसके वजह से धरती गर्म रह रही है, क्योंकि धरती के अंदर जो हीट एनर्जी है उसको जो ट्रैप करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ट्रैप करती है, जब वो धरती से टकराने के बाद रेडिएट होकर बैक आती है। तो अब इस चीज़ को रोका जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा। अगर ये ना होता तो धरती पे जो ज़िंदगी है वो भी पॉसिबल ना होती। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. अब वो क्या कह रहा है कि when its level in the atmosphere increases, लेकिन जैसे जैसे CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता चल जाएगा, फैक्ट्री में से स्मोक निकल रहा है, धुएं निकल रहे हैं फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्रीज से, कार से निकल रहे हैं, इसके वजह से जो धरती का टेम्परेचर है वो भी लगातार बढ़ता चल जाएगा, क्योंकि धरती पे और ज़्यादा से ज़्यादा जो CO2 है वो जब ट्रैप होने लगेगी, तो उसके वजह से जो आप कह सकते हैं कि जो CO2 है,
तो जो CO2 है वो धरती पे हीट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप करेगी और इसी वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, यानी कि वार्षिक जो वैश्विक आप कह सकते हैं जो गर्मी है वो बढ़ रही है। द राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है, विश्व के जो सबसे ठंडे भाग हैं वहाँ पे जो बर्फ़ है वो भी पिघलती जा रही है, और उसके वजह से क्या होगा, वो बर्फ़ पिघल कर जो पानी है वो समुद्र में आएगा और समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा, जिसके वजह से जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि छोटे छोटे द्वीप हैं, वो उन सब के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि वो कुछ समय बाद वो समुद्र के यानी कि महासागर के बढ़े हुए जल स्तर की वजह से सब डूब जाएंगे। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेज causing floods in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in the long run। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लंबे समय में देखा जाए तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो भी लुप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। अब ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में, धरती के एटमॉस्फेयर में एक ही तरह की गैस है CO2 जैसी, या कई और तरह की गैसेज हैं। तो अगर आप देखेंगे तो धरती के एटमॉस्फेयर में कई तरह की गैसेज हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से लगभग हमारा 99% एटमॉस्फेयर बनता है, बाकी 1% जो है वो सारी मिला के जितनी भी गैसेज हैं वो सिर्फ 1% हैं। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी हैं जो कि हवा के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये बच्ची दिखाना चाह रही है कि नाइट्रोजन 78% है, 78% है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन 21% है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के 99% हो गया। अब बचता है 1%, और इस 1% में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन है, आर्गन गैस है। तो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आर्गन गैस है, चौथे नंबर पे ऑल अदर्स हैं, और पाँचवें नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगर बाकी की बात की जाए तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो 0.03% आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है पूरी धरती पे। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो गैस है एटमॉस्फेयर में वो कौन है, वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल गैस है हवा में। जब हम इनहेल करते हैं यानी जब हम सांस लेते हैं तो हम कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स के अंदर जाती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि हवा को बाहर निकालते हैं तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि अगर प्लांट्स को ज़िंदा रहना है तो उसको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दिक्कत यह है, जिस तरह से इंसान या कोई जानवर डायरेक्ट सांस लेते हुए नाइट्रोजन अपने अंदर ले सकता है, प्लांट्स उस तरह से नाइट्रोजन अंदर नहीं लेते। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन लेने के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है, उसी के माध्यम से वो नाइट्रोजन ले पाएंगे। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब उसके लिए क्या प्रकृति ने क्या व्यवस्था बनाई, अगर हम देखें तो बैक्टीरिया रहते हैं कुछ सॉइल में और कुछ प्लांट्स की जड़ों में यानी कि रूट्स में। वो नाइट्रोजन हवा से लेते हैं और उसको इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि प्लांट्स या पौधे जो हैं उसको इस्तेमाल कर सकें। फिर दूसरी सबसे ज़्यादा जो गैस है एटमॉस्फेयर में वो है ऑक्सीजन। सारे इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, हालांकि पौधे ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं। तो ह्यूमंस और एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो जब फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को वो प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम पे वो जितने मात्रा में ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा मात्रा में वो ऑक्सीजन बनाते हैं। इस वजह से उनको नेट प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है कि वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और इस तरह से जो ऑक्सीजन की मात्रा है हवा में वो निरंतर बरकरार रहती है। लेकिन अगर हम इन्हीं पेड़ों को काट देंगे जो ऑक्सीजन बना रहे हैं तो क्या होगा, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार CO2 का जो प्रोडक्शन है उसको तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको कम करते जा रहे हैं पेड़ काट कर। वी गेट नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। हमें नाइट्रोजन डायरेक्टली हवा से मिल जाती है। व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड्स बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, एक्सपैंड करती है और ऊपर की ओर उड़ जाती है। लेकिन जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, डेंसर होती है और वो नीचे की तरफ जाती है। और यानी कि जो गर्म एयर है यानी कि हॉट एयर राइजेज अप। इस तरह से आप ध्यान रखिए कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। व्हेन हॉट एयर राइजेज
कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेज देयर टू फिल इन द गैप। अब मान लेते हैं यहाँ पे गर्म हवा है और ये गर्म हवा उड़कर जब ऊपर गई है तो प्रकृति का नियम है या नेचर का नियम है, साइंस भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, कि कोई भी चीज़ खाली नहीं रह सकती। तो अगर यहाँ पे जब गर्म हवा ऊपर उठ के चली जाएगी, वो यहाँ पे चली गई, तो यहाँ का एरिया खाली हो गया। अब इस एरिया को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो तेज़ी से इसकी तरफ दौड़ेंगी। जब वो तेज़ी से इसकी तरफ दौड़ती हैं तो यहाँ पे दौड़ते हुए तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और ये भी देखते हैं हम कभी कभी जो साइक्लोन आता है, हरिकेन आता है अलग अलग जगहों पे, या टाइफून आता है, ये चीज़ एक ही है लेकिन नाम अलग अलग हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पे साइक्लोन कहा जाता है, कहाँ पे हरिकेन कहा जाता है, कहाँ पे टाइफून कहा जाता है। तो यहाँ पे जब ये हवा चलती है तो हवा इतनी तेज़ हो जाती है कि एक साइक्लोन का रूप ले लेती है। दिस इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। और इसी वजह से एयर का जो सर्कुलेशन है वो हो पाता है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं ये, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सेशन है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।